हाँ, हेलो बच्चों, आ गए सब लोग। हाँ, पढ़ाई करना है ना, पढ़ाई करना है। चलो, सबको वेलकम। आओ सब लोग क्लास कनेक्ट करो। आ जाओ जल्दी जल्दी सब लोग क्लास से कनेक्ट हो जाओ। तो क्लास हम अपन का चल रहा है, रिवीजन क्लास चल रहा है। किसका रिवीजन चल रहा है? करंट का रिवीजन चल रहा है। बहुत मस्त रिवीजन चल रहा है। इसके पहले हम तुमको 2 क्लास दे चुके हैं। बच्चे का जो रिस्पांस था, मज़ा आ गया सुनकर। सर बहुत फ़ायदा हुआ, सर बिल्कुल वहीं पर याद हो गया, सर कमाल का कंसेप्ट आप दे रहे हैं। मज़ा आता है ऐसी बातें सुन करके, लगता है कि नहीं भाई मैं बच्चों को हेल्प कर पा रहा हूँ। एग्ज़ाम का टाइम है, ऐसे समय में अगर टीचर अगर ऐसा हेल्प करे तो निश्चित है कि सेटिस्फैक्शन का मामला है, सेटिस्फैक्शन का मामला है। तो बच्चे, सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब तुमको बेनिफिट होगा। और अगर बेनिफिट तुमको हो रहा है, मतलब तुम फायदा महसूस कर रहे हो, तो हमको रिस्पॉन्ड करना। उससे मैं इनकरेज होता हूँ कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ और मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मैं सही रास्ते पर ही चल रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आज अपन तुम लोग के सामने जो क्लास लेकर आए हैं वो है, क्या है बता दो, क्या है वो है, क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट का क्लास है और अपन का रिवीजन क्लास चल रहा है। और आज का जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 3 है इन करंट रिवीजन, करंट में जो रिवीजन। और आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मतलब, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब यू हैव गिवन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज। प्रीवियस क्लास में तुमको रेजिस्टेंसेस के बारे में बताए थे कि भैया ए रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस है। अब ऐसे ऐसे ढेर सारे रेजिस्टेंस तुमको दे दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि तुम कंबाइंड करो। तो सबसे पहला बात है कि रेजिस्टेंस को तुम कितने तरह से कंबाइंड कर सकते हो? तो हम रेजिस्टेंस को 2 तरह से कंबाइंड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक को कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वबद्ध संयोजन। तो बताओ सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है? क्या होता है सीरीज और पैरेलल क्या होता है? तो सीरीज का मतलब होता है बच्चा कि अगर इसका जो इंड पार्ट है इसी के साथ दूसरा कनेक्ट हो जाए, इसका जो इंड पार्ट है इसी के साथ तीसरा कनेक्ट हो जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल का मतलब तो समझ ही रहे हो कि अगर एक ऐसे है एक ऐसे है, इसका देखो पैरेलल हो गया, ये देखो ऐसे, और ये सारे जाकर के कोई एक पॉइंट पर अगर कनेक्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चा ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस। इसका जो सेकेंड पोर्शन है वो देखो इसके फर्स्ट पोर्शन से कनेक्ट हो रहा है, इसका जो सेकेंड पोर्शन है इसके फर्स्ट पोर्शन से, एंड सो वन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे इसके बारे में और बताएंगे। और एक इसका समझने का तरीका है कि जो करंट हम यहां से डाल रहे हैं वही करंट लगातार अगर यहां से यहां तक पार कर रहा है तो फिर हम उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन पैरेलल का मतलब हो गया कि सबका एक इंड एक ओर और सबका सेकेंड इंड दूसरे ओर। जितने भी रेजिस्टेंस है उसका फर्स्ट इंड एक ओर और सेकेंड इंड दूसरे ओर अगर जुड़ा हुआ है तो हम इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि यहां से जो करंट जाएगा यहां तक तो ठीक आएगा, लेकिन यहां के बाद अलग अलग 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। उम्मीद करें समझ में आ रहा है पक्का। चलिए, मतलब अभी तक मैंने आपको बताया कि व्हेन यू हैव गिवन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड यू हैव टू कंबाइन द रेजिस्टेंसेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन यू हैव, कितने तरह कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस वी हैव दैट विल बी कॉल्ड क्या क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व संयोजन। तो बच्चा अब हम लोग बारी बारी से दोनों संयोजन में आ रहे हैं। सबसे पहले हम तुमको बताए सीरीज में क्या है। मैंने अभी बोल दिया कि अगर बाय द वे जितने भी रेजिस्टेंसेस है इस प्रकार से जुड़ रहे हो कि सबसे सेम करंट अगर फ्लो हो रहा है, जितना करंट यहां से चला वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, अब यहां पर एक बात तुम ध्यान देना कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल दिया हुआ है V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। इसका मतलब हुआ कि इसमें करंट तो सभी में सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। बाय द वे अगर एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है, तीसरे का पोटेंशियल अगर V3 है और टोटल पोटेंशियल अगर V है, तो क्या आप कह सकते हो कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकते हो ना?
तो बच्चा कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप सबसे अच्छा तगड़ा एग्जांपल, सबसे तगड़ा डिफिनेशन यहीं से देना कि वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट तो सबसे सेम फ्लो कर रहा हो लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग है, तो फिर हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल यहां पर अगर बाई द वे भी है, अगर वो पोटेंशियल बाई द वे यहां पर अगर भी है, तो हम कहेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ओम साहब हम लोग को बता चुके हैं कि V इज इक्वल टू होता है IR। करंट तो सबसे सेम जा रहा है, करंट तो जितना भी है सबसे सेम जा रहा है, तो I तो सबका सेम रहेगा, लेकिन इसका R R1 हो जाएगा, इसका R R2 हो जाएगा, इसका R R3 हो जाएगा। और बच्चा हम कहेंगे ना, क्या कहेंगे कि V1 इज इक्वल टू IR1, उसी प्रकार से इंडियन बच्चे V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ये सारा के सारे को अगर यहां पर हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, और V के बदले हम लोग IRS RS S फॉर सीरीज, ये सारे वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट कर दें, कहां पर पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। क्या इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो V के बदले क्या पुट करोगे, तो IRS, इसके बदले IR1, इसके बदले IR2, इसके बदले IR3, सबका I कॉमन लेके काट दो और तुम्हारा हो गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बाय द वे तुम इसी को इस तरह से समझ के प्रॉपर्टी समझने का तुम प्रयास करो, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे सेम करंट फ्लो होगा, सही बात है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि द करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस रजिस्टर इन द सीरीज। द करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तीसरा क्या हो रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यस, V इज इक्वल टू IR, V प्रोपोर्शनल I। तुम अभी यहां पर यही तो पढ़े हो, तुमने क्या यूज किया कि V इज इक्वल टू IR1, इसका मतलब हो गया कि V प्रोपोर्शनल I। हाँ, यही बात तो यहां पर बताया जा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। क्या मतलब कि अगर ये R है तो जितने भी रेजिस्टेंसेज है सबके सम के बराबर हो रहा है, सबके इंडिविजुअल के सम के बराबर हो रहा है। और तुमने नेक्स्ट बात क्या पढ़ा कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मोर देन द ग्रेटर वन। तो भैया ये तो होगा ही ना कि ये जो होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, मतलब इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, भैया ये तो बड़ा होगा ही सीरीज में। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, इसमें ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं देने का जरूरत मतलब सिंपल क्वेश्चन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि करंट चेंज हो रहा है, एकदम जस्ट उसका उल्टा, करंट इसमें चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्यों नहीं पोटेंशियल चेंज होएगा, कौन बता देगा? हाँ, कौन बच्चा बताएगा? तो भैया बोले नहीं होगा सर, कौन बड़ा बात आप पूछ रहे हैं जो इतना आप एकदम कूद कूद कर पूछ रहे हैं। बोले सर जब तक सर टर्मिनल चेंज नहीं होगा तब तक सर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जितने भी यहां पर रेजिस्टेंसेज हैं सर, उनका एक टर्मिनल यहां पर है और एक टर्मिनल यहां पर है, तो सर फिर वहां तो चेंज होने वाला नहीं है। टर्मिनल अगर चेंज होता तो पोटेंशियल चेंज हो जाता। तो सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, सब एक का मुंडी एक तरफ, सबका एक का मुंडी एक तरफ, तो दोनों तो यहीं पर जुड़ा हुआ है, तो टर्मिनल तो बदल नहीं रहा है, और टर्मिनल चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो बच्चा एक बहुत अच्छा डिफिनेशन ये भी हो गया पैरेलल का कि करंट अगर सबसे सेम फ्लो हो रहा है लेकिन पोटेंशियल अगर वैरी कर रहा है, पोटेंशियल अगर सेम नहीं है, तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और बच्चा एक बात यहां पर गौर कर कि जो करंट यहां से तुम फ्लो करवा रहे हो, जो करंट यहां से चला I, वो करंट यहां जाने के बाद हो गया I1, यहां जाने के बाद हो गया I2, यहां आने के बाद हो गया I3। इसका मतलब I ही तो ये सभी हिस्सा में बट गया, मतलब तुम बेझिझक कह सकते हो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बिल्कुल कह सकते हो। अब ओम साहब तुमको बता चुके हैं कि V इज इक्वल टू IR। आज भैया लोग बोल रहे थे 12 में कि सर आप पहाड़ सीन बन जाते हैं सामने में, तो भैया हम तो क्या करें, हम चले जाते हैं, आप खाली देखते रहिए। नहीं, थोड़े से तो हम ऐसे वैसे कूदते ही रहते हैं, थोड़े से तो हम ऐसे वैसे नाचते ही रहते हैं, है ना बात सही? आप लोग तो नचा नचा के मेरे को रखे हुए हैं, तो जब हम इधर उधर नाचा करेंगे ना, तो थोड़े से आप लोग बैलेंस बना करके देख लिया कीजिएगा, क्योंकि क्या करें, अपन का जो चौड़ाई है ना इतना सारा है ना, गेंडा जैसा, है ना बात सही? और बोर्ड भी इतना चौड़ा है, तो हम लोग हो जाते हैं बराबर। अगर आप कहिएगा तो हम कभी कभी बैठ जाया करेंगे, मेरा एक्सरसाइज भी हो जाया करेगा। नहीं, थोड़े से एडजस्ट करके देखिएगा। तो V इज इक्वल टू IR, यहां से हम अगर अपन I का मान निकालेंगे तो हो जाएगा V बाई R।
आई क्या हो गया, आप सीधे पुट कीजिए तो V बाई आर, आर का मतलब RP लिखिएगा। अब I1 के बदले क्या हो जाएगा, तो V तो सबका V है, ये हो गया R1, इसके बदले V बाई R2, इसके बदले V बाई R3। अब बिल्कुल आप अच्छे बच्चे हैं, है ना, अच्छे बच्चे, हाँ बिल्कुल अच्छे शैतान बच्चे हैं, है ना, आप लोग अच्छे शैतान बच्चे हैं। तो सबका भी देखिए कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा। अब इसी बात को मैंने यहां पर आपको लिख दिया कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I1 का मान V1 बाई R2 V2 बाई R2, सारा वैल्यू को मैंने पुट किया। अब अगर बाई द वे सबका जो इफेक्टिव है या इक्विवेलेंट जो भी कहिए, वो अगर इफेक्टिव या इक्विवेलेंट अगर RP है तो V बाई RP हमने यहां पर रख दिया और यहां से V को मैंने काट दिया, बच गया 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1, क्या बचा 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर केवल दो ही रेजिस्टेंस हो ना तो इतना करने का भी जरूरत नहीं रहता है, आप सीधे फॉर्मूला पर तक पुट करना चाहिए। आप एलसीएम ले लीजिए तो R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2 पलट लीजिए तो सीधे कहना चाहिए कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ऐसे भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग को समझ में आ गया है। फिर इसके प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसका था उसका उल्टा प्रॉपर्टी हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। दूसरा क्या है कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर क्या था, आप क्या यूज किए हो, आप यूज किए हो V इज इक्वल टू आई आर, बोले तो I इज इक्वल टू क्या यूज किए, V बाई आर, यही यूज किए ना, क्या सही बात है ना। I इज इक्वल टू आप क्या यूज किए, V बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो देख लो I ऊपर में है R नीचे में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। टोटल करंट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई। और इसमें इस बात को लेकर के बच्चे थोड़े आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन, यस बॉस से सबसे छोटा होता है जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटा आएगा। तो आएगा ना बेटा, जैसे आप ऐसा समझो कि आपके पास एक रेजिस्टेंस 8 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 6 ओम का है और आपको पैरेलल में कनेक्शन किया गया है। तो आप देख लेना इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/8 प्लस, अरे 4 लो ना, काटने कुटने में बराबर होगा, 1/4 एलसीएम हो गया 8। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3/8, अरे कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, पलट लो। ये क्या हो गया 1/r इज इक्वल टू, तो पलटोगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 कितना आया 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 दूनी 6 2 3 2.6 आ रहा है। सोचो एक 8 था एक 4 था और इक्विवेलेंट कितना आया 2.6 आया। तो देखो 8 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है, होगा ही ना बेटा होगा ही, पैरेलल है, मतलब पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो सबसे छोटा होता है। अब हम लोग यहां से ट्रैक बदल रहा है, अब हम लोग धीरे धीरे किरचॉफ्स लॉ की ओर जा रहे हैं, लेकिन किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग को जंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। देखो ये जो पॉइंट है वो जंक्शन है, ये जंक्शन है। क्यों जंक्शन है, यहां से कुछ करंट बाहर जा रहे हैं, कुछ करंट यहां पर वापस आ रहे हैं। तो जंक्शन का मतलब होता है कम से कम जहां से 3 लाइन बाहर निकले, आए चाहे जाए वो एक अलग इशू है, वो नहीं इशू है, लेकिन कम से कम 3 लाइन जहां से बाहर निकले, मतलब जहां पर 3 या 3 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस आपस में मिल रहे हो, उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या बोले, ए जंक्शन पॉइंट इन ए सर्किट इज ए पॉइंट वेयर 3 और मोर कंडक्टर्स मीट, जहां 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन कहते हैं। इस जंक्शन को और क्या नाम है जल्दी बता दो, तो नोड भी नाम है और इसी का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है, ब्रांच पॉइंट। इसी को हम मोड भी कहते हैं या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट। अब एक लूप के बारे में सुनो, तो जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, तो ये पूरा ये जो क्लोज सर्किट हुआ, इसी क्लोज सर्किट को हम लूप कहते हैं। और इस लूप को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है कि ABCDA पूरा क्या पढ़ेंगे, ABCDA, मतलब जहां से निकले वहीं पर जाके इंड करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे तुम खुद सोचो ना, ABCD अगर इतना बोल के छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन तुम और ए कहते हो तो यहां पर जाके वो क्लोज हो जाता है।
तो इस क्लोज्ड पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, लूप कहते हैं। अब अगर तुम्हारे पास हम एक ऐसा सर्किट छोड़ दे और कोई हमसे पूछे कि बताओ कितने इसमें लूप हो सकते हैं, तो देखो एक लूप ए हो सकता है, एक लूप ए हो सकता है, और बच्चा जरूरत पड़ने पर एक लूप ए भी हो सकता है, तो 3 लूप इसमें हो सकता है। जैसा हम लोग को आगे मिलेगा, हम लोग आगे इस पर गौर करेंगे। अब इसी से रिलेटेड क्रिचॉफ नामक साइंटिस्ट ने रूल दिया वर्ल्ड को। देखो सबसे पहले ओम्स जो लॉ था ना, वो फंडामेंटल लॉ माना जाता था, लेकिन जब सर्किट क्रिटिकल होने लगा, जब दुनिया में सर्किट बहुत टेढ़े मेढ़े बनने लगे, सर्किट क्रिटिकल आने लगा, तो उस क्रिटिकल सर्किट में ओम्स का लॉ लीनियर नहीं रह पाया, नॉन लीनियर हो गया। क्या मैं बता रहा हूं, आप एक बात को थोड़ा समझ लो, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। मैंने बोला कि ठीक है, वेरी फर्स्ट ओम ने कहा कि भी और आई का जो ग्राफ आएगा ऑलवेज कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि भी प्रोपोर्शनल आई होता है। लेकिन जब सर्किट गर्म होने लगा, ज्यादा सर्किट गर्म होने लगा, तो फिर ये लीनियर, ये जो इसको लीनियर बोलते हैं कि ये लीनियर ग्राफ आ रहा है, लीनियर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये वेरिफिकेशन है कि भी प्रोपोर्शनल आई। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि नहीं, ये तो कुछ दूर ठीक चला, फिर जाकर के नॉन लीनियर बिहेव देखना शुरू कर दिया। तो फिर उस समय फिर क्या हुआ कि ये फंडामेंटल रूल नहीं रहा। इसका मतलब है क्रिटिकल सर्किट में ओम्स लॉ उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो इसको सोल्व करने के लिए क्रिचॉफ ने बीड़ा उठाया, और बीड़ा उठा करके उन्होंने कहा कि भैया मैं नियम देता हूं, और उन्होंने 2 नियम दिया। एक को कहा गया क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको कहा जाता है आप जंक्शन रूल भी कह सकते हो, और इसी को आप लॉ ऑफ करंट भी कह सकते हो। क्या मतलब, जंक्शन रूल भी कह सकते हो इसको, और इसी को लॉ ऑफ करंट भी कह सकते हो। अब भैया जंक्शन रूल और लॉ ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ, तो संसार में सर्किट कितने तरह के होते हैं, संसार में सर्किट 2 तरह के होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। क्रिचॉफ बड़ा होशियार आदमी थे, इन्होंने क्या किया, होशियार बोले तो विद्वान आदमी थे। इन्होंने क्या किया ना कि दोनों सर्किट के लिए नियम बना दिया, क्लोज के लिए भी बना दिया और ओपन के लिए भी बना दिया, क्लोज के लिए भी बना दिया और ओपन के लिए भी बना दिया। तो सबसे पहले तो ओपन सर्किट के लिए उन्होंने कहा कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इनटू एनी जंक्शन इज 0। एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0। क्या मतलब कि अगर ये जंक्शन है, इस पर अगर करंट आ रही हो या करंट यहां से बाहर जा रही हो, इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा। अब एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब होता है बच्चा कि आप साइन के साथ बात करो, साइन के साथ बात करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। अगर विद साइन आप करंट के वैल्यू को, करंट के अमाउंट को आप लेते हो, तो दैट विल बी से बाय एल्जेब्रिक सम। अब सर करंट में कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे, तो बाय द वे बेटा, अगर इस जंक्शन को आप, इस जंक्शन पर तुम गौर करो, तो इस जंक्शन पर करंट का कंडीशन ऐसा है कि कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट यहां से बाहर जा रहे हैं। अगर बाय द वे इनकमिंग करंट को तुम प्लस ले लो और यहां से आउट गोइंग करंट को तुम माइनस ले लो, तो ये हो गया कि अगर बाय द वे मेरे समझ से ये अगर I1 है, तो ये I1 को अगर प्लस ले लिया जाए, तो तुम देखो अगर इसको तुम I2 लेते हो तो माइनस ले लो। इस प्रोसेस में लिखने के चीज को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। जैसे तुम इस फिगर को अगर नोटिस कर रहे हो, तो देखो ये बाहर जा रहा है, लेकिन ये देखो भीतर आ रहा है, अंदर में आ रहा है। तो अगर एक को प्लस लेंगे तो हमको एक को माइनस लेना होगा। हाँ, यह कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है कि इनकमिंग को हम प्लस लेंगे और आउट गोइंग को हम माइनस लेंगे। मेरे पर डिपेंड करता है कि हम अपने किसी को ले सकते। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल प्रतिबंध है कि अगर हम एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को, मेरे को माइनस लेना होगा, क्योंकि दूसरा का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। अब तो क्या बोला क्रिचॉफ ने, क्रिचॉफ ने कहा कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब सिग्मा I इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या यहां से रूल निकल गया, इसका मतलब रूल निकल गया कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। मतलब वहां पर जितनी करंट आ रही है और यहां से जितना करंट बाहर निकल रही है, तो आने वाली करंट यहां से बाहर जाने वाली करंट के सम के बराबर होगा। अब बच्चा कोई सोच लेता है ना कि सर ये कैसे पॉसिबल है, यहां तो एक गो आ रहा है और यहां से 3 गो बाहर निकल रहा है। अरे बेवकूफ, 300 निकलेगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कि आने वाला जो करंट है वो 300 एम्पियर का है, और यहां से बाहर जाने वाला ये 50 एम्पियर का है, ये 150 एम्पियर का है, और ये 100 एम्पियर का है। तो देख लो ये 300 एम्पियर और 300, तीनों को जोड़ के देख लो, 300 एम्पियर दोनों आपस में बराबर हो गया। सो बेटा ये पॉसिबल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का जरूरत है। यहां नंबर का मामला थोड़े कि जय गो आ रहा है, तय गो जा रहा है, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं
कि जितने अमाउंट में इनकमिंग करंट हो रहा है उतना ही अमाउंट में आउटगोइंग करंट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इनकमिंग करंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आउटगोइंग करंट। मेरा बोलने का सेंस ये है, आप नंबर गिन के मत देखोगे। क्या मतलब, अब यहां पर थोड़ा सा कुछ गंदा हो गया बच्चा, मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर लूं, आपको ज्यादा दिखाई देगा, है ना। बड़ा आराम होता है यहां मिटाने में, तो मजा भी आता है मिटाने में। नहीं बोर्ड में तो घिसिंग घिसिंग घिसिंग, नहीं बोर्ड घिस घिस करके तो हाथ दुख जाता है दिन भर में। चलो ठीक है, इसका मतलब हो गया कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो फिर आने वाली करंट कौन कौन सी है, तो ये I1 और I2 आने वाली करंट है। तो I1 प्लस I2 जाने वाली करंट कौन सी है, तो I3 I4। इसका मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। और I को ही हम बोलते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू 0। अगर क्रॉस, क्या मैंने बोला कि dq बाई dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी आपने बताया था कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, इसी को dq बाई dt कहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो dq इज इक्वल टू 0, और टोटल अमाउंट अगर जान लेंगे तो q इज इक्वल टू कांस्टेंट। q क्या है, चार्ज है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कंजर्व हो गया। इसका मतलब है कि जो जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल, फर्स्ट रूल को जंक्शन रूल कहेंगे। दिस जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंस लाइन है, सब लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए कि किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो उसका प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम उम्मीद करें बच्चा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आप लोग को याद हो गया। एक बार पूरा प्रॉपर मैं बता दूं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओपन सर्किट में इस्तेमाल होता है। वहां पर कहा गया है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन अ सर्किट विल बी ऑलवेज क्या, 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी ऑलवेज 0। इसका क्या मतलब निकला कि इनकमिंग करंट इन एनी जंक्शन पॉइंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो बच्चे ये बिल्कुल पहले से भी मैं आपको लिखवा करके रख रखा हूं। जो ऑफलाइन क्लास मेरे पास कर रहे हैं उनका तो बात ही निराला है, उन तो सारे के सारे पहले से किए हुए। अब आते हैं इनके सेकंड रूल पर, जंक्शन। हाँ एक चीज, इस जंक्शन रूल में एक आध की पॉइंट आप समझ लीजिए। पहला तो है कि द जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा बात है कि द करंट इंक्रीज द पॉइंट टेकन टू पॉजिटिव, कि आने वाली करंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और यहां से बाहर जाने वाले करंट को हम क्या, यहां से जो बाहर जा रहा है उसको हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। एनी जंक्शन पॉइंट टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो बच्चा कोई नया बात नहीं, सारा का सारा बात हम लोग का पढ़ा हुआ था। अब आते हैं हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ में, और सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हमको ध्यान दिलवाना होगा कि ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है इसका एक नाम और है लॉ ऑफ वोल्टेज, एक नाम और है लॉ ऑफ लूप, इसका एक नाम और है लॉ ऑफ मेश। तो कुछ भी कहा जाए आप समझिएगा किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में कहा जा रहा है। और बच्चा ये किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि द एल्जेब्रिक सम of potential difference in any loop including those associate electromotive force and those resistive element must equal to 0। क्या मतलब कि जैसे बाय द वे आप कोई भी मेश ले रहे हो, ये कोई मेश ले रहे हो, तो इसमें अगर सेल लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, सेल बना हुआ है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा। तो इन्होंने कहा कि जो टोटल पोटेंशियल होगा, चाहे वो कोई भी चीज हो, इंक्लूडिंग का मतलब इसमें जो जो चीज हो, एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो या कोई रेजिस्टिव एलिमेंट हो, टोटल जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ में बिल्कुल ध्यान देना। कोई आपसे पूछे कि बताओ किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, तो कहना कि सर इन एनी क्लोज सर्किट और इन एनी मेश सर टोटल पोटेंशियल ऑफ ए सर्किट विल बी ऑलवेज 0। अभी बोलेगा कि टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या हो रहा है रे, तो बोलना कि सर उस सर्किट में चाहे जो भी चीज जुड़ा हुआ हो, सेल जुड़ा हुआ हो, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, लेकिन सर टोटल पोटेंशियल जो उस मेश का आएगा वो हर हालत में 0 आएगा। अब लेकिन इससे क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा इस रूल से, इस रूल से न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा। बनेगा क्यों नहीं बनेगा, दोनों एक ही बात हुआ। जैसे मैं कहूं कि सिग्मा भी इज इक्वल टू 0 और कोई बच्चा बोल दे कि सर भी इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आकर के बात पंगा हो जाता है। तो इसको इन्होंने ज्यादा क्लियर किया कि नहीं, थोड़ा सा इसको और अच्छा समझिए कि जब प्रोडक्ट किसका, करंट का और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा,
इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वह एल्जेब्रिक सम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। बच्चा अच्छा से समझना, अच्छा से समझना। क्या उन्होंने बोला? इन्होंने बोला कि कोई मेष है, उस मेष से जितना करंट फ्लो हो रहा है और उसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वह उस मेष के टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सम के बराबर होगा। अब इसका सम बोलने का क्या सेंस है? सम बोलने का सेंस है कि देखो हम एक मेष बना रहे हैं, इस मेष में हम यहां पर दो या दो से ज्यादा सेल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है। तो और यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है? मान ले दोनों मिलकर I करंट दे रहा है, रेजिस्टेंस R है। तो इसका मतलब हो गया कि सिग्मा आई आर इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मान लिया 10 वोल्ट का है और ये 15 वोल्ट का है और एक ही डायरेक्शन में करंट देखो फ्लो हो रहा, तो टोटल का टोटल 25 वोल्ट यहां से प्रोवाइड करेगा। उम्मीद करें मामला समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा सिग्मा इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले तो सिग्मा ई। तो रूल क्या है? सो मेरी बात बच्चे अच्छा से समझ लेना। क्या नियम है? नियम अच्छा समझ लेना। नियम है कि सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब इसी को मैं थोड़ा सा यहां पर मेष में तुमको दिखलाए देता हूं, मेष में तुमको मैं दिखला दे रहा हूं। अब जरा गौर करोगे, जैसे यहां पर एक सेल लगा हुआ है, मान लो कि एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है R1, यहां से करंट चला, एक करंट है I1, मान लो एक करंट है I1, यहां जो सेल है, सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो है E। अब ये यहां पर आने के बाद इधर चला गया करंट, जो है इधर चला गया कितना? I2, इधर I2 चला गया। तो तुम जरा सा एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है R2, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है R3। तो जरा गौर करोगे कि यहां क्या तुम कह सकते हो, इस मेष में अगर इसको मेष 1 कह लो और इसको तुम मेष 2 कह लो, तो क्या मेष 1 में सेल है ना? तो हो गया I1 इंटू R1 इज इक्वल टू E। I1 इंटू, देखो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू E, I1 इंटू R1 इज इक्वल टू E। यहां देखो, लेकिन अगर तुम जैसे ही तुम सेकेंड मेष में आते हो, सेकेंड मेष में जैसे आते हो, तो अब अगर तुम ऐसे बढ़ रहे हो, ऐसे करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसे ही बढ़ो, I2 R2। अगर इसके साथ आते हो तो करंट कितना? I2 R3। अगर फिर तुम ऐसे मुड़ करके जाते हो, ऐसे मुड़ के जाते हो, तो कितना? एक यहां पर ये देखो, यहां नहीं लो, यहां पर मत लो, इसको यहां से हटा लो, यहां तो जोड़ लो तुम यहां पर R1, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा? तो I1 R1, लेकिन डायरेक्शन तो ऐसे और तुम आ रहे हो ऐसे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यही बच्चा यहां पर लिखा हुआ है कि I2 R3 प्लस I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। बच्चा एक बार फिर से समझोगे इसको। फर्स्ट मेष में चलते हैं तो करंट ऐसे I1 आया, ऐसे चला गया, तो I1 R1 इज इक्वल टू E, क्योंकि यहां पर सेल है, क्योंकि यहां पर सेल है। लेकिन अगर सेकेंड मेष में बात करो तो सेकेंड मेष में सेल नहीं है, तो फिर क्या मेरा रूल कि अगर सेल नहीं है तो इज इक्वल टू 0, सेल है तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन अगर सेल नहीं है तो डेट विल बी इज इक्वल टू 0। सो यहां पर अगर हम लोग चलते हैं तो I2 R2, I2 R3, लेकिन यहां पर देखो डायरेक्शन बदल रहा है, तो माइनस I1 R1, बस ये चीज देखो, इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, I1 R1 के बदले क्या पुट कर लोगे? इस I1 R1 के बदले क्या पुट कर लोगे? तो I1 R1 के बदले E पुट कर लो, तो माइनस C इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, तो I2 R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E, मतलब सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा E, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा E। ये हो गया किरचॉफ सेकेंड लॉ। बच्चा उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया है, पक्का आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका की पॉइंट क्या कह रहा है? तो सबसे पहले ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेस है। द करेंट फ्लोज इन डायरेक्शन टेकन पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में, जैसे जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है अगर उसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो निगेटिव। and no cell is connected in mesh, then taken value of electromotive force is equal to 0। और अगर मेष में कोई सेल जुड़ा हुआ नहीं है
तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो हम उम्मीद करें बच्चे कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अब हम लोग इस किरचॉफ्स लॉ का हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं और इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। मतलब आप लोग को अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब बेटा अभी आपका अब थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होने जा रहा है। ज्यादा हो जाएगा क्या, एग्जाम का टाइम है तो थोड़ा तो खींचना पड़ेगा, गाड़ी को तो थोड़ा खींच खींच के लंबा लंबा बढ़ाना पड़ेगा। सही बात, ज्यादा नहीं ना होगा, बढ़े, पक्का बढ़े। चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और क्वेश्चन का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। इस व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन कहते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स। यूज करके देखिए व्हीट स्टोन। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब होता है पुल। अब कैसा ब्रिज हम बनाने जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रिज बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि 4 डायोड लेते हैं और उस डायोड को इस शेप में ऐड कर देने का जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज कहते हैं। ये देखिए ऐसे जोड़ देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज बनने जा रहा है। और मान लो कि एक यहां पर जो रेजिस्टेंस है P है, Q है, R है, S है, तो इस ब्रिज का जो रिजल्ट आने जा रहा है वो आ रहा है P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S। इस ब्रिज का रिजल्ट यही आने जा रहा है। इसका मतलब है कि S इज इक्वल टू Q/P इंटू R। अगर यहां से S, अब सबसे पहले तुम ये P, Q, R और S का खेल जानो। ये P, Q, R और S, इसका तुम खेल समझने का प्रयास करो कि 4 का क्या खेल है। अच्छा से समझने का प्रयास करना। देख बेटा यहां जो तुम 4 रेजिस्टेंस ले रहे हो P, Q, R, S, उसमें P नॉन रेजिस्टेंस है, Q नॉन रेजिस्टेंस है, R वेरिएबल रेजिस्टेंस है और S अननोन रेजिस्टेंस है। P, Q, R, S। बच्चा तुम्हारा पेन अब चार्ज नहीं है, तो सबसे पहले तो तुम अब 1-2 मिनट जब तक मेरा भाषण सुनोगे तब तक हम तुम्हारे पेन को यहाँ पर क्या करें, थोड़े से चार्ज कर दें। अगर तुम्हारे पेन को मैं यहाँ से थोड़े से चार्ज कर दूंगा तो ये बंदा थोड़े और चलेगा। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि अभी तुम्हारे पहले 11 के भैया दीदी का भी अभी क्लास चल रहा था। अभी जस्ट तुमसे पहले 11 वाले भैया दीदी का बच्चा अभी क्लास चल रहा था और उसी क्लास में चलते चलते इनका टाइम बोल दिया है, तो फिर ये उतने प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं इनको चार्ज में थोड़ा लगाऊं 1-2 मिनट, तब तक मैं आपको भाषण देते रहूंगा और तब तक मैं 1-2 मिनट आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। अच्छा से समझना। और P, Q, R, S का खेल भी हम तुमको धीरे धीरे समझाते चलेंगे कि आखिर P, Q, R, S का खेल क्या है। और यहां पर तब तक मैं चार्ज में भी लगा दूंगा, तुम्हारा तब तक चार्ज होते रहेगा। यस यस, इनको थोड़ा सा चार्ज हो लेने दो। कहीं हो लो भाई, किसी बोर्ड में हो लो। हाँ, तब तक वो उनको थोड़ा खुराक मिल जाएगा। जब तक इनको खुराक मिल जाएगा ना, जब तक इनको खुराक मिलेगा तब तक तुमको मैं P, Q, R, S का खेल बताते चलता हूं। देखो बेटा 4 तुमको रेजिस्टेंस दे दिया गया P, Q, R और S। अभी 4 रेजिस्टेंस को इस टाइप से कनेक्ट कर देने का जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब पहले P, Q, R, S का तुम परिचय जानो। P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस में 2 रेजिस्टेंस नोन है। नोन कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू सीधे सीधे हम लोग जानते हैं कि P इतना ओम होगा, Q इतना ओम होगा, हम लोग जानते हैं। S अननोन है, इसलिए उसका तो सीधे फॉर्मूला निकलेगा और उसका हम लोग वैल्यू जान जाएंगे। सबसे बड़ा खिलाड़ी इसमें जानते हो कौन है, R है। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा होता है कि अगर तुम लोग थोड़े बचपन की बात याद करो तो तुम मेला में जाते थे ना घूमने के लिए, तो एक बाइस्कोप वाला हुआ करता था। बाइस्कोप समझते हो नहीं?
एक डब्बा होता था, हम लोग को ऐसे देखने के लिए दे देता था और हम लोग ऐसे घुमाते थे, देखो ये क्या है तो आम है, ये देखो क्या है तो कोई दूसरा चीज़ है, ये देखो तो भगवान है। नहीं, थोड़े और बड़े हुए तो फिर एक बढ़िया बाइस्कोप आने लगा, तब तक तुम फिल्म उल्म देखने लगे, तो ये क्या है, तो ये तो फलानी हीरोइन है, ये तो फलना हीरो है। नहीं, और अब पता नहीं अब कि आज के समय में तुम बाइस्कोप में क्या क्या देखना चाहोगे। तो खैर मैटर ही नहीं है, मैटर तुम्हारा कहने का ये है कि बाय द वे एक बॉक्स है, उसमें ढेर सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं और एक नोब है, एक नोब उसमें लगा हुआ है। चलो शायद इतना में इनको अभी पढ़ाने भर इनको भोजन हो गया होगा। यस, चलो देखो, पहले छोड़ रहा था ना, यहां पर डॉट डॉट छोड़ रहा था, चलो ये पढ़ाने लायक हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो P है ना वो नॉन रेजिस्टेंस है, Q भी नॉन रेजिस्टेंस है, लेकिन R वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब तुम पहले बच्चा समझ लेना। मान लो कि ये कि बक्सा है, इस बक्से में बहुत सारे रेजिस्टेंसेज है और यहाँ एक नोब लगा हुआ है, तो हम नोब को अगर ऐसे हिलाएंगे तो फटाफट 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 रेजिस्टेंस, मतलब अच्छा समझना कि ये एक बक्सा है, यहां पर एक शीशा लगा हुआ है, अब यहां से एक नोब लगा हुआ है। अभी नोब को हम जैसे जैसे यहां पर ऐसे हिलाएंगे, यहां पर रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा, यहां पर रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा, और जो भी रेजिस्टेंस आएगा सामने से हम देख लेंगे, सारा का सारा खेल इसमें। और यहां पर बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाएगा। देखो ये गैल्वेनोमीटर का साइन है, एक ऐसे जोड़ करके अगर एरो का साइन दे दिया, समझना है गैल्वेनोमीटर है, और कहीं उस पर तो जी भी लिखा हुआ रहेगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बताओ? सेंसिटिव डिवाइस है। ये सेंसिटिव डिवाइस क्या करता है? स्मॉल से स्मॉल करंट को रीड करता है। अब खेल क्या है सो बच्चा समझना। आओ सबसे पहले तुमको देखो, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं बोला था ना, यहां P है, ये Q है, ये R है, S है। इस प्रोसेस में जोड़ देने का जो काम है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है? इसमें 4 आर्म होता है, ए 4 आर्म होता है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? P Q R S। इसको बोलते हैं फर्स्ट आर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड आर्म, इसको बोलते हैं थर्ड आर्म, और इसको बोलते हैं फोर्थ आर्म। तो 4 आर्म है, आर्म मतलब भुजा। इसमें बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। देखो सेल जुड़ा हुआ है और प्लग कुंजी की जुड़ा हुआ है। कहीं पर तुम की जोड़ सकते हो, ऐसे करके की जोड़ दे, एक की जोड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना बच्चा, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना। कहता कि अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फोर्थ आर्म। एकदम फिक्स हो गया कि जो अननोन है। कौन अननोन था बताओ? कौन अननोन था? अभी मैंने तुमको अंगुली पर गिना रहा था। P और Q नोन है, खिलाड़ी R है, वो वेरिएबल है, बदलेगा वही, दल बदलू वही है। S अननोन है, S का वैल्यू फाइंड करना है। तो फोर्थ आर्म में सबसे पहले S को तुम कनेक्ट कर दो, फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म में P और Q को कनेक्ट कर दो, और जो लंबा खिलाड़ी है ना उसको थर्ड आर्म में तुम कनेक्ट कर लो। और यही बात यहां लिखा हुआ है कि अननोन को हम जोड़ते हैं 4 में, नोन को हम जोड़ते हैं फर्स्ट और सेकेंड में, वेरिएबल को जोड़ते हैं थर्ड में। और यहां के बाद ये फोर्थ लाइन को अच्छा से समझना। ये पूरा खेल आज का है क्या? पूरा खेल है कि ये जो आर में नोब लगा हुआ है ना, बोले थे ना कि आर वाले में नोब लगा हुआ रहेगा, उसको एडजस्ट करोगे। अब एक कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, जब तुम इसको एडजस्ट करोगे गैल्वेनोमीटर का कांटा ऐसे 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 भागेगा। तुम्हारा क्या ड्यूटी है बताओ? क्या एडजस्ट करोगे? तुमको एडजस्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को 0 पर लाना है। गैल्वेनोमीटर समझ रहे हो ना? मान लो कि ऐसा मीटर लगा हुआ है, ऐसे मीटर लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर ऐसे 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 भाग रहा है। तुम ये 0 है तो तुम्हारा काम है कि इसको ऐसे एडजस्ट करो कि ये यहां पर आ जाए। यही तुम्हारा ड्यूटी है, 0 पर लाना। अगर गैल्वेनोमीटर को तुम 0 पर ला लिए तो तुम इसको हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? नल डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन। किसको एडजस्ट करोगे? आर को एडजस्ट करोगे। फिर से मेरे को बता दो, P और Q कहां जुड़ा हुआ है? फर्स्ट सेकंड में। S कहां जुड़ा हुआ है? 4 में। R कहां जुड़ा रहेगा? 3 में। R को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। P और Q को क्या बोलते हैं? नोन। S को क्या बोलते हैं? अननोन। इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम उम्मीद करें बच्चा, क्या ड्यूटी है तुम्हारा? कि गैल्वेनोमीटर एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट होगा? आर को छेड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर नाचेगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना? आर को छेड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर नाचेगा। नाचाते नाचाते गैल्वेनोमीटर कहां लाना है? 0 पर लाके खड़ा कर देना है। यहीं टेकुआ पर खड़ा रहा, 0 पर खड़ा रहा। जब वो 0 पर आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं या नो डिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब वो 0 पर आ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना कंसिडरेबल हो जाएगा? 0, क्योंकि भैया उससे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तभी तो वो आकर के 0 पर खड़ा हो गया।
अब हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो बच्चा यहां से सबसे पहले तो आपको हम इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अब कैलकुलेशन अच्छा से दिखाई दे। यस, और एक यहां पर आप दूसरा पेज ओपन कर लो ताकि अब मैं लिखूंगा तो तुमको यहां से दिखाई भी पड़ेगा। चलो आओ। अब तुम यहां से देखो, यहां से करंट चला, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। एक करंट यहां पर आया, बहुत अच्छा। अब एक करंट इधर चला गया, बोलो इधर कितना चला गया? I1। इधर कितना चला गया? I2। अब ये जो I1 है, ये I1 यहां पर आया, ये एक इधर चला गया और इधर चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? पक्का समझ में आ रही है? अगर मैं तुमको एक रफ फिगर यहां बनाने का प्रयास करूं तो ए ऐसे ऐसे, और यहां पर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, यहां पर सेल लगा लो। मैंने बोला कि यहां से तो करंट चला, ये करंट जब यहां पर आया तो यहां चला गया I1, यहां चला गया I2। ये है बाय द वे P, ये है Q। अब यहां पर जब आया, इस जंक्शन पर आया तो गैल्वेनोमीटर में चला गया IG और यहां चला गया I3। क्या बोले, समझ में आ रहा है? अब यहां पर आने के बाद यहां से I2 आ रहा है और यहां से IG आ रहा है, दोनों मिलकर के यहां पर चला गया I4 और यहां पहुंच गया। और अकॉर्डिंग टू योर फिगर इसका अगर हम नेम दे दें तो ABCD नाम दिया हुआ है। चलो हम भी वही देते हैं ताकि तुमको ज्यादा दिक्कत ना लगे। यस, ABCD दिया हुआ है तो हम लोग भी वही दे लेते हैं। ए तुम्हारा A है, A B है, A C है और A D है। तो हम उम्मीद करें सर्किट समझ में आ गया है। चलो बहुत अच्छे। तब तुम अब क्या करो ना, यहां पर आओ कि ये अगर ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे हम लोग इस मेष में आते हैं, सबसे पहले इस मेष में आते हैं, तो क्या तुम लिख सकते हो I1P IGG, ये G है, प्लस IGG। लेकिन तुम ऐसे चलोगे ना तो डायरेक्शन पलट जा रहा है, क्योंकि करंट तो ऐसे चल रहा, तुम ऐसे मेजर करोगे तो माइनस I2R, ये R है और ये S है, इज इक्वल टू 0। ये कहां पर तुमको मिला? इस मेष में मिला। लेकिन इस मेष से पहले तुम क्या करो ना कि इस जंक्शन पर आते तो ज्यादा अच्छा रहता। पहले इस जंक्शन पर आ जाओ। कौन जंक्शन पर? बी पर। बी पर आओगे तो तुम क्या कह सकते हो? बी जंक्शन पर क्या कह सकते हो? बोलो। बी जंक्शन पर कह सकते हो कि टोटल करंट कौन कौन सा है? बोलो। तो ये हो गया I1, ये हो गया I3, ये हो गया IG। अगर हम लोग जंक्शन पर आ जाए, पहले अगर जंक्शन पर आ जाए अकॉर्डिंग टू योर, जंक्शन पर आ जाए तो ये देखो, अब ये जो I1 यहां से गया ना, ये जो I1 गया यही दो हिस्सा में टूट गया है। नहीं, जंक्शन बी पर, बी जंक्शन पर ये जो I1 गया यही दो हिस्सा में टूट गया। कौन कौन दो हिस्सा में? IG में और I3 में। IG प्लस I3। उम्मीद करें पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा। I1 ये दो हिस्सा में टूट गया। देखो इक्वेशन 1, I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3। उसी प्रकार से बच्चा अगर तुम इस जंक्शन पर आ जाओ तो यहां देखो, यहां है I2 और यहां से आ रहा IG। फिर से देखोगे, अब तुम ढक नहीं ना रहे हैं, पहाड़ से नहीं ना बन रहे हैं। यहां से देखो ये I2 है और यहां है IG, दोनों मिलके बन गया I4। किस पर? कौन से जंक्शन पर? तो D पर। यहां से आ रहा I2, यहां से आ रहा IG और दोनों मिलकर बन गया, क्या बन गया? I4। ए बी तो 4 लिखाने नहीं देगा, इसलिए पहले इसको तुम ले ये तो मिट गया यार, ये ऐसे कर ले। चल, तो ये क्या हो जाएगा? I4। चलो बहुत अच्छा, ध्यान देना, ये जो जंक्शन इसको बी बोल रहे हैं, I4। अब सुनो, इस मेष में आए थे तो इस मेष में क्या हो गया? I1P IGG माइनस I2R और सेल नहीं है तो इज इक्वल टू 0। पक्का समझ में आया? अब पूरे मेष में आ जाओ, ये पूरे में आ जाओ, पूरे में आ जाओ तो पूरे में क्या हो जाएगा? I1P प्लस I3Q, ये माइनस होगा क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है, तुम अपोजिट आ रहे हो, तो माइनस I4S माइनस I2R और इसमें भी सेल नहीं है तो इज इक्वल टू 0। उम्मीद करें समझ में आया।
अगर तुम इक्वेशन मानोगे तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो। अब देखो धीरे धीरे बात बन जाएगा। अब हम क्या किए, इसको छेड़े, किसको छेड़ेंगे, आर को। आर क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर नाचेगा। क्या नचा कर किए, हम गैल्वेनोमीटर को 0 पर ला लिए और 0 पर आएगा तो Ig का मान कितना हो जाएगा, तो Ig का मान 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 में आओ, अगर Ig 0 हो गया इसका मतलब I1 और I3 दोनों बराबर हो गया। इक्वेशन 2 में आओ तो I2 और I4 दोनों बराबर हो गया। मतलब जरूरत पड़ने पर अब तुम I3 के बदले I1 पुट करना और I4 के बदले I2 पुट करना। चलो तो जरूरत पड़ गया, पुट कर लो। अब इक्वेशन 3 में तो यहां I1P को रखो, ए तो 0 हो गया, माइनस I2R इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आओ तो I1P इज इक्वल टू I2R, बाई में ले आओ तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू R बाई P। एक इक्वेशन तो तुमको यहां मिल गया। चलो एक इक्वेशन यहां मिल गया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा देखोगे, अरे यार थैंक्स तक काहे पहुंच रहे हो नागेंद्र। अब तुम आ जाओ यहां, इसमें 4 में आ जाओ। 4 में तो 4 में क्या हो जाएगा, तो I1P तो रहेगा लेकिन I3Q था तो I3 क्यों लिखोगे, I1 लिखो, I1Q माइनस माइनस ये I4 क्यों लिखोगे, अब I2 लिखो और इसको रहने देना। तो अब क्या हो जाएगा, I2R माइनस I2S इज इक्वल टू 0। अब यहां से I1 कॉमन ले लो तो P प्लस Q, इसको इधर ले आओ और I2 कॉमन ले लो तो R प्लस S, इसको बाई में ले आओ तो I1 बाई I2, इधर आ जाएगा R प्लस S बाई P प्लस Q। एक इक्वेशन यहां मिल गया। अब बच्चा जरा गौर करना, I1 बाई I2 का मान R बाई P भी मिला हुआ था और I1 बाई I2 का मान R प्लस S और P प्लस Q भी मिला हुआ है। दोनों को बराबर कर लो। फिर से देखो मैंने क्या बोला कि I1 बाई I2 का मान R बाई P मिला हुआ था, R बाई P। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि R बाई P इज इक्वल टू R प्लस S P प्लस Q। इसको ले जाओ यहां तो हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां, तो मतलब हो गया P प्लस Q बाई P इज इक्वल टू R प्लस S बाई R। एलसीएम डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो P बाई P, Q बाई P, R बाई R, S बाई R। एक कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा 1 प्लस Q बाई P, 1 प्लस S बाई R, कट गया, पलट लो P बाई Q तो ये भी पलट जाएगा R बाई S। अब बोलो P क्या है, फर्स्ट आर्म, Q क्या है, सेकेंड आर्म, R क्या है, थर्ड आर्म और S क्या है, फोर्थ आर्म। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड बाई 4। इसी को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, कि फर्स्ट आर्म का रेजिस्टेंस और सेकेंड आर्म का रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो थर्ड आर्म और फोर्थ आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। तो बच्चा जो भी बात मैंने तुमको बताया, अगर तुम बाय द वे इसको एक अच्छा नोट्स के भांति लिखना चाहोगे तो फिर यहां से तुम इसको ऐसे बिल्कुल लिख लेना, और पहले से तुम्हारा लिखा हुआ भी है और मैंने एक एक चीज को इसका तुमको बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ अगर लिखना हो तो तुम इसको वीडियो को पॉज करके के भी अच्छा से नोट कर सकते हो, और पहले से तो जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन किए उनका तो, और एक बेहतर तरीके से तुमको मैंने कैलकुलेशन भी करके यहां पर दिखाया। हमको लगता है कि तुम्हें शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे कोई फ्रेश नोट्स यहां लिखना चाहेगा तो बच्चा यहां पर मैंने फ्रेश नोट्स भी आपके सामने ओपन कर दिया हूं, ताकि आपको यहां भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। मैं आपके हर एक प्रॉब्लम्स का मैं यहां पर ख्याल कर रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जितना भी चीज मैंने लिखा वही चीज मैंने पढ़ाया कि रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट आर्म, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड आर्म, रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड आर्म, रेजिस्टेंस ऑफ फोर्थ आर्म, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। आप बिल्कुल देख रहे हैं। तो बच्चे बहुत अच्छा से मैंने आपको डिटेल, आपको मैंने तीनों का तीनों क्वेश्चन खूब अच्छा से मैंने आपको कराने का प्रयास किया। हमें लगता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हाँ, थोड़े आज क्लास, अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्लास तो लंबा लंबा होगा, तो इससे मकाने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम केवल एक ही है, पढ़ाई करो।
मम्मी पापा को बोलो कि वाईफाई लगा दीजिए, मेरे को क्लास करने का जरूरत है, 2 महीना के लिए सब लोग वाईफाई लगवा लो। ज़्यादा तो लेता नहीं है, 1400-1500 रुपया तो लेता ही है, क्या फर्क पड़ता है, 3 महीना तुमको 1500 रुपये में दे देगा, उतना ही का तुमको जरूरत है, लेकिन तुम लोग मिसयूज करने लगोगे। समस्या मम्मी पापा को यही होता है, यही तो समस्या होने लगता है ना कि अभी वो लगवा देंगे तो तुम पढ़ाई कम करोगे और दूसरे काम ज़्यादा करने लगोगे। तो ये दिक्कत है, इसके चलते तुम्हें क्या होता है कि फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तुम लोग विश्वास खो चुके हो अपने पेरेंट्स के पास। तो बिल्कुल, जबकि तुम्हारे लिए भी अभी तुम्हारे लिए एक तरह से कहा जाए नेसेसरी मामला है, क्योंकि हो सकता है कि और कोई टीचर्स में भी क्लास दे रहे होंगे, नहीं मेरे को पता है दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो कंटिन्यू क्लास दूंगा। जब तक तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा तब तक मैं समझ लो कि सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं दोबारा तुम्हारे पास पढ़ा दूंगा, और मैं तुम्हें एक ऐसा चीज दे दिया हूं जो फिनिश नहीं होने वाला है। तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितना बार देखते हो, तुम पर डिपेंड करता है कि मैं तुम लोग को बार बार सजेस्ट किया हूं कि 1-2 बार तो तुम बहुत अच्छे से देखो, फिर तुम लिख करके ट्राई कर लो, और उसके बाद तुम केवल क्या करो कि जब तुम्हारा कोई वेस्टेज टाइम होता है तो हम वीडियो को ऑन कर लेंगे और बस मेरे भाषण को सुन लेंगे। हम लेटे हुए भी हैं, अगर बाय द वे पढ़ते पढ़ते थक गए हो, रेस्ट भी कर रहे हैं, तो वीडियो लगा लेंगे, सर की आवाज जा रही है। और जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लास किए हो, वो टीचर की आवाज को बिल्कुल वो मतलब वो फील होता है उसको। तो तुम समझ लो ना, क्योंकि एक बंदा सामने आकर के मेरे को रिवीजन करवा रहा है। तो तुम लोग ये पूरे चीजों को बेटा यूज करो, जितना ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि फाइनल टेस्ट तो बेटा तुम ही लोग को देना है ना, बात सही। चलो, मैं क्या ये सभी बातें तो मैं क्लास में तुम लोग के सामने बोलते ही रहता हूं, और फाइनली मैं इतना कहूंगा कि सारे बच्चे खूब अच्छा से पढ़ाई करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा तुम लिखोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। रिटेन स्किल, सब्जेक्टिव में रिटेन स्किल का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो खूब लिख लिख करके तुम देखो, लिखोगे तो तुमको पता चलेगा हम यहां पर फंस रहे हैं। और कमाल का क्लास तुम लोग का चल रहा है, तो अपने जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, अब अगर वो मेरे पास नहीं भी अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनको तुम इनकरेज करो कि ठीक है तुम नहीं पढ़ा, मैं यहां पर कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूं, एक तरह का मैं बच्चों को हेल्प दे रहा हूं। तो मेरा लक्ष्य ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस हेल्प को यूज कर पाएं। तो उन्हें तुम इनकरेज करो कि अरे यार पढ़ लो, एग्जाम का टाइम है, क्या फर्क पड़ता है, सर पैसा थोड़ी ले रहे हैं, है ना बात सही। तो उनको और उनसे तुम क्या करो, उनको इनकरेज करो कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बार बार तुमको इनकरेज नहीं करना पड़ेगा। बाकी यहां से जो भी क्लासेस जाएंगे वो सारे के सारे क्लासेस जमीन मांगे मुराद मिल जाएगी, सही बात है ना। तो फिर मैं बता दूं कि मेरा ये नंबर है, अब तक तो आप लोग को याद हो गया होगा, रोज के रोज एक ही कथा है। तो फिर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर आइए, मेरे से जैसे चाहे वैसे बात कीजिए, और मैं इन्हीं अच्छे अच्छे शब्दों के साथ आज का क्लास ड्रॉप करता हूँ। नए क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय।